अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज़ ताज खटक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एनाटमी स्कूल देख रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, चंद दोस्तों ने ये हुक्म दिया था कि मैं इस सिलसिले को अंग्रेज़ी ज़ुबान में करूं। मेरे लिए तो कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूं कि मैं एनाटमी को कोई सब्जेक्ट नहीं समझता, बल्कि मैं एनाटमी को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का एक मलगूबा, एक आमेज़िश, एक मिक्सचर तस्वर करता हूँ, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ते हैं। तो अगर हम एक ज़ुबान को किसी दूसरे ज़ुबान में पढ़ें और फिर उसको अपने उस ज़ुबान में समझने की कोशिश करें जिस ज़ुबान में हम सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है और हम समझने में करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी ज़ुबान में किसी दूसरी ज़ुबान को सीखें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सीखने में बहुत आसानी रहती है। बहरहाल यही फैसला भी आप लोगों ने करना है कि आया मुझे इसको अपनी ज़ुबान में जारी रखना चाहिए या मुझे भी इंग्लिश में इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए कोई ख़ास मसला नहीं है, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का मौजू। आज का मौजू का नाम है डायरेक्शन। ये बहुत ही आसान मौजू है, डायरेक्शन। जब हमारे सामने कोई इंसान एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है तो उसके कुछ अतराफ़ होते हैं। अगर हम अपनी ज़ुबान में इन अतराफ़ का जिक्र करें तो कौन से अतराफ़ होंगे? ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, नज़दीक और दूर, वगैरह वगैरह। यही अल्फाज है। लेकिन चूँकि तमाम दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं या एनाटॉमिस्ट है या जो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो एक बात पे मुत्तफ़िक हो गए कि हम इन अतराफ़ को यूनानी ज़ुबान में पढ़ेंगे और बात उस ज़ुबान में करेंगे। इंग्लिश के भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, न फ्रेंच में करेंगे, न पश्तो में, न उर्दू में, न हिंदी में, सिर्फ़ और सिर्फ यूनानी ज़ुबान में। तो हम इन डायरेक्शन को, या जो ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अंदर बाहर है, इनको लातीनी या जो यूनानी ज़ुबान है उसमें पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान है। जब हमारे सामने कोई इंसान एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होगा तो सामने हमें जो पहला नज़ारा मिलेगा वो सामने का हिस्सा होगा, जो हमारे सामने नज़र आता है, जो पहले ही हमें पेश आता है। तो यूनानी लोग पहले नज़ारे को, जो सामने होता है, जो पहले नज़र आता है, उसको एंटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या? एंटी, ANTE, एंटी। और फिर जब हम उसको आगे लैतीनी और फ्रांसीसी ज़ुबान में ले आते हैं तो इससे बनता है एंटीरियर, RIR। अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें सामने, इंग्लिश में कहें तो फ्रंट, लेकिन एनाटॉमी की ज़ुबान में इसको हम कहेंगे इंटीरियर, जो सामने नज़र आता है। कोई लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा मेडिकल में, एंटीनेटल केयर, माँ की जो निगहदाश्त होती है, जो बच्चे पैदा होने से पहले होती है, उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो पीछे, तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, पोस्ट ऑफ बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट मॉर्टम, पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट ट्रॉमा, यानी हर एक चीज़ का जो बाद में जो होता है या पीछे होता है उसको पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो
पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आता, ये तस्वीर को देखें, इस तमाम सरफेस को जो हमें नज़र नहीं आता पीछे की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। ठीक, तो इंटीरियर सामने की तरफ और पोस्टीरियर पीछे की तरफ। हम जब किसी को एक्सरे लिखते हैं, एडवाइस चेस्ट एक्सरे, एपी या पीए उसके आगे लिख देते हैं। एपी का मतलब होता है इंटीरियर पोस्टीरियर और पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर इंटीरियर। एक ही चीज़ है, लेकिन कैमरे की जो मशीन होता है जहाँ से वो रेज निकलती है, अगर उसको हम पीछे लगाएं तो हम उसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू, जो फिल्म बनेगी, और अगर सामने लगाएं तो इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बनेगी। ये बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं बात इसके बाद ऊपर नीचे। इसके लिए एनाटॉमी में सुपीरियर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऊपर सुपर, सुपीरियर, सुप्रीम, सुप्रीम टी, सुप्रीम, सुपर एशिया, सुपर गैसोलीन और पेट्रोल। तो सुपीरियर का मतलब होता है सर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसका उल्टा नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, टांगों की तरफ, इंफीरियर, नीचे की तरफ। ये भी आसान है, सुपीरियर और इंफीरियर। अब आता है एक और तरफ जिसको हम कहते हैं बाहर की तरफ, जिस्म से बाहर, यानी जिस्म के जो दरमियानी लकीर है जिसको मीडियन प्लेन कहते हैं। तस्वीर को देखें, पहले हमने इसको डिस्कस किया था प्लेन में। इससे दूर की तरफ जब जाएं तो उसको हम कहते हैं लेटरल। किसी चीज़ का हम जब जिक्र करेंगे और उस जिस्म के किसी उज़्व का जिक्र करेंगे जो इस लाइन से दूर हो तो हम उसको कहते हैं लेटरल, और जब वो इसके नज़दीक होगा तो हम उसको कहते हैं मीडियन या मीडियल। किसी हड्डी का या किसी मसल का या किसी भी ऑर्गन का हिस्सा जो इसके नज़दीक होता है मीडियल लाइन के, उसको हम कहते हैं मीडियल पार्ट, और जो इससे दूर होगा उसको कहते हैं डिस्टल पार्ट। अब एक और तरफ है नज़दीक और दूर। कुछ पार्ट जो ट्रंक, जो दरमियानी जो बॉडी है, इससे जब दूर होता है तो उसको कहते हैं डिस्टल, नाम से पता चलता है। तस्वीर को देखें, जो हाथ के जो अंगूठे हैं, ये उंगलियां हैं, ये डिस्टल है, और जो कंधे की तरफ है, नज़दीक है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल, दूर और नज़दीक, सिर्फ नाम है। यानी ग्रीक्स में हम उसको डिस्टल को कहते हैं दूर और नज़दीक को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में भी कह सकते हैं, नहीं कि हम बस यही अल्फाज समझने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं ताकि तमाम लोग समझें, जो किताबों में लिखा होता है वो, तो इसलिए हम ये अतराफ़ के नाम ग्रीक्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या सीख रहे हैं। अच्छा, एक और तरफ होता है कि जिसको हम कहते हैं डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल ये दरअसल इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, लेकिन जब हम किसी जानवर की, यानी भेड़, बकरा, घोड़े वगैरह की जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो जो हिस्सा आसमान की तरफ होता है उसको कहते हैं डॉर्सल, और जो हिस्सा ज़मीन की तरफ होता है जिस्म का, उसको कहते हैं वेंट्रल। तो हमारे जो हाथों के जो पुष्ट है, ये जो पुष्ट है, हाथों के पुष्ट और पाँव के जो पुष्ट है, आप थोड़े से ज़हन में लाएं कि अगर इंसान फ़र्ज़ करे चौपाया हो तो जो आसमान की तरफ होगा वो ये हिस्सा होगा, तो इसलिए इसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं। और हथेलियों की तरफ जो होता है उसको ऊलर सरफेस कहते हैं, ज़मीन के लगते हैं ज़मीन पे। इसी तरह पाँव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं डॉर्सल, और जो तलवा का हिस्सा होता है, तलवे को कहते हैं प्लांटर। डॉर्सल, वेंट्रल, और बाद में भी आएंगे और हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको इनके मानी मालूम हो तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और आप
کچھ اس طرح عجیب محسوس نہیں کریں گے ان ناموں کے. یہ صرف نام ہے جس کے کچھ ہمارے اپنی زبان میں معنی ہے. آپ ذرا اس کو سیکھیں تو ہمیں آگے جانے میں بہت آسانی ہوگی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت تفصیل سے نہیں جاتا, میں بہت آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور آپ بوریت محسوس نہ کریں. اور یہ میرا طریقہ کار ہے بہت پہلے سے. آج کی میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر میں کچھ کلینکل ٹپ بھی آپ کو دیتا رہوں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے. تو ہم نے آج ذکر کیا ہے کہ میڈیل اور لیٹرل. میڈیل جو جسم کے درمیانی لکیر کے نزدیک ہوتا ہے, اور لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے جسم کے درمیانی لکیر سے پرے, دور, باہر کی طرف, اس کو لیٹرل کہتے ہیں. آپ جب کسی مریض کی ہسٹری لیتے ہیں تو وہاں پر دو ٹاپک کا بنیادی خیال رکھتے ہیں آپ. ایک کو کہتے ہیں لیٹرلٹی اور دوسری ہوتی ہے ماڈیلٹیز. میں اگلے لیکچر میں ان دو چیزوں کو آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک قسم کا ہوم ورک ہوگا تاکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور خود کو تھوڑا سا ریسرچ کریں, نیٹ پہ ریسرچ کریں کہ لیٹرلٹی اور ماڈیلٹیز کیا ہوتے ہیں اور کلینکل پریکٹس میں ان کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو جو انٹیریئر پوسٹیریئر ویو کو میں نے بتایا کہ ایکس رے میں ہم انٹیریئر پوسٹیریئر ویو جب لیتے ہیں تو انٹیریئر پوسٹیریئر اور پوسٹیریئر انٹیریئر ویو میں کیا فرق ہے. بعض اوقات ہم ایکس رے کرتے ہیں یا کسی عضو کا جو ایکس رے لیتے ہیں اس کے ساتھ ایل لکھتے ہیں, یعنی لیٹرل ویو. باہر کی طرف سے کیمرہ لگایا جائے, باہر کی طرف سے ایکس رے مشین لگایا جائے تاکہ تصویر اس طرف سے آ جائے, اس کو لیٹرل ویو کہتے ہیں. تو اگر ہم مثال کے طور پر اپنی زبان میں یہ چیز لکھیں تو بھی کر سکتے ہیں کہ گھٹنے کا ایکس رے باہر سے اندر کی طرف, لیکن شاید ایکس رے ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ اس بات کو نہ سمجھ سکیں, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں لیٹرل ویو. وہ سمجھتا ہے کہ لیٹرل سے میرا کیا مطلب ہے. دونوں باتیں ایک ہی ہے, لیکن ایک زبان کو سمجھتے ہیں, ایک زبان کو نہیں سمجھتے ہیں. تو ہم اس زبان کی بات کریں گے جو وہ سمجھتا ہے, اور تمام دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ گریکس ورڈ سمجھتے ہیں. ہمارے انگریزی یا فرانسیسی یا پنجابی, ہندی, اردو, پشتو نہیں سمجھتے وہ لوگ. لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان میں سیکھیں اور ان کی زبان استعمال کریں. آخر میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے پچھلے ویڈیوز کو پسند کیا اور جنہوں نے مجھے کامنٹس دیے. مجھے مزید کامنٹس کی ضرورت ہے. براہ کرم آپ اس کو دیکھیں اور اپنی رائے دے دیں. نیگیٹو پازیٹو کوئی بات نہیں ہے. بے شک آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کا ذکر کریں, اور جو پسند نہیں کرتے یا جس کی سمجھ نہیں آئے یا جو میں غلط کہہ رہا ہوں اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر لیں. مجھے انتظار رہے گا آپ کی کامنٹس کا. اور آخر میں جو عام لوگ, تو مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کریں اور شیئر کر لیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو سبسکرائب کرنا چاہیے یا نہیں, یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خدا حافظ.